अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका तांदलियावाला में मौजूद हैं, जहां पे एक जुल्म की दास्तान रकम हुई है। हुआ ये है कि यहाँ पे एक शख्स को कत्ल किया गया है और दूसरे को इतना ज़ख्मी कर दिया गया है कि उसकी ज़िंदगी भी मौत बन के रह गई है। और ये वाक़या किस तरह से पेश आया, इस हवाले से आज मुजरिम कौन की टीम यहाँ पे तांदलियावाला में मौजूद है। हम आपको बताएंगे कि खेती बाड़ी करने वाले, ठेके पे ज़मीन लेके काश्तकारी करने वाले मज़दूरों के साथ क्या हुआ कि एक थ्रेशर मशीन उनके ऊपर गिरा दी गई और दो अफराद उसके नीचे आए, जिनमें से एक जाँ बहक हो गया और एक ज़ख्मी हो गया। और ये इरादतन और प्लान के साथ किया गया। मुबैना तौर पे जो लवाहिकीन हैं उनका मानना ये है कि हमसे एक बदला लिया गया और बदले के ज़ुमरे में थ्रेशर मशीन हमारे लोगों के ऊपर गिरा दी गई और उसके इवज़ हुआ ये कि एक शख्स जो है वो जाँ बहक हो गया और दूसरा जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गया। उसके बाद क्या होता है कि तफ्तीश होती है और तफ्तीश में 302 दफ़ा के साथ तफ्तीश मुकम्मल हो जाने के बावजूद भी एक नया तफ्तीशी आता है जो आके दफ़ा 302 को हज़फ करने के बाद 322 लगा देता है और उसके बाद ये केस चलता चलता तकरीबन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। ये क्या दास्तान है, इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, जुल्म कैसे हुआ और वो शख्स जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जो इस वक्त तकरीबन 2 साल से चारपाई पे मौजूद है, तकरीबन 20-22 साल का जवान है जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ रहा है, और एक वो जो कब्र में जा चुका है। इन दोनों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका, जिनकी आवाज़ बनने के लिए आज मुजरिम कौन की टीम इस वक्त तांदलियावाला में मौजूद है। हम लवाहिकीन से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो असल में चाहते क्या हैं और क्या इंसाफ देने वाले इदारों ने उन्हें इंसाफ दिया है या नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका तांदलियावाला में मौजूद हैं और यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक कत्ल हुआ और एक मजरूब, एक को ज़ख्मी कर दिया गया। हुआ कुछ यूँ है कि ये जो लोग इर्द गिर्द मेरे बैठे हैं ये इंतहाई गुरबा में शामिल होते हैं, गुरबत की लकीर से भी नीचे, और मज़दूरी करते हैं और मज़दूरी में भी इनकी खेती बाड़ी आती है। और ये किसी की ज़मीनों पर जो इन्होंने ठेके पर ले रखी थी उन पे ये काम करते हैं और उन्हीं में ये गंदम का जो जिसको थ्रेशर बोलते हैं उससे ये अपना काम कर रहे थे। और वहाँ पे इनकी जो मालकान हैं उनके साथ इनमें से किसी एक फ़र्द की जो है वो तू मैमा हुई और उसके नतीजे में हुआ ये कि वो जो थ्रेशर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी मशीन होती है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहाने से किसी काम की गर्ज से उस मशीन के नीचे इनको भेजा और उसके बाद उन्होंने वो मशीन जो है 2 अफराद के ऊपर गिरा दी। उसका नतीजा ये हुआ कि एक शख्स जो है वो जाँ बहक हो गया और एक जो है उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो मुतासर हुई। और अब सूरत हाल ये है कि ये जवान शख्स जो इस वक्त मेरे बाईं जानिब मौजूद है ये अब चल फिर नहीं सकता, ये चारपाई के लिए ही रह गया है बस। और वाक़या क्या हुआ था, उसका पस मंज़र क्या है और अब सूरत हाल क्या है, बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि ये जो लोग यहाँ पे इस वक्त मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं इनकी सूरत हाल तो बहुत ही पसमानदा है। और ऐसी सूरत हाल में आप अपने घर का ख़र्चा, अपने घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलाते हैं, तो ऐसी सूरत में आप अपने मुकदमा जो 302 और 336 का काटा गया है उसका आप क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उसकी पैरवी करने के लिए इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे कि ऐसे लोग जो मज़दूरी करके अपने घर का चूल्हा जला रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे, उनके सर पे एक आफ़त पड़ती है और वो आफ़त ये है कि उनके एक फ़र्द को कत्ल कर दिया जाता है, एक को इतना ज़ख्मी कर दिया जाता है कि वो इस वक्त मेरे बाईं जानिब चारपाई पे मौजूद है। अब हुआ क्या था, वाक़या क्या था, इनकी आवाज़ बनने के लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं कि जो पुलिस है वो हरकत में आ सके, इनकी जो आवाज़ है वो आपके सामने आ सके कि यहाँ पे तांदलियावाला के इलाका में ये कुछ हो रहा है और मुल्ज़िमान कहाँ हैं, पकड़े गए हैं, नहीं पकड़े गए, पुलिस ने जो अब तक की कार्रवाई की है वो इससे मुतमिन है या नहीं है, ये इनसे हम जान लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कितने अरसे से आप यहाँ पे रह रहे हैं? तकरीबन पहले से जी, पहले से आप इस गांव में कितने अरसे से रह रहे हैं? तो जब मैं जैसी थी यहीं पे। पे अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो काम आप करते हैं खेती बाड़ी का, ये कितने अरसे से कर रहे हैं? ये भी शुरू से कर रहे हैं? शुरू से कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह ठेके पे ज़मीनें लेके करते हैं? के पारी लेकर करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इससे पहले कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसमें आपकी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या किसी के साथ आपका कोई क्लैश हो इस गांव में या इसके अलावा जहां पे आप काम करते थे? नहीं, इनके अलावा हमारा किसी से कोई क्लैश नहीं। इनके साथ ही लड़ाई हुई थी, वो जो
ठीक है। अच्छा वो ये बताएं कि वो लड़ाई का पस मंज़र क्या था कि जो जाके तू मैं हुई, उसकी क्या वजह थी? वो ज़मीन थी वहाँ पे जो खेती बाड़ी करते थे, उसकी कोई वजह थी? क्या वजह क्या थी? वो हलों पर आया था, तो उन्होंने वो हाल काम लगाए, तो उन्होंने मेरे बड़ा मामू जो फौत हो गया, उन्हें आख्या भी दूसरा ना तुसी हाल ज़्यादा लाओ भी पैसे तुसा लैने, वो तो बस तू मैं लड़ाई होगी, वो गल उत्थे पैसे लैके चला गया, रफा दफा होगी। उस तो बाद एक कणकां दा मौसम आया, तो उन्हें कहा भी वो भी उत्थे ज़मीन कटदे सी नाल ही, उन्हें आख्या भी अपना बनने नाल बनना सांझा, तुसी कणक किराए ते काम करदे ओ। इन्ने मेरे मामे ने आख्या भी तुसी ना ठीक है गवा दे, सानू नहीं पता उन्होंने दे अंदर है गल, असां तो बुला दी है इस। नहीं, उसमें तू मैं में क्या कोई हाथापाई भी हुई थी वहाँ पे? हाँ जी, हत्थापाई भी हुई थी। तो क्या उस वक्त कोई नुकसान हुआ था? नहीं, उस वक्त कोई नुकसान नहीं, तो किसी का कोई सर फटा, कोई थप्पड़ वगैरह, कोई मुक्के डंड? थप्पड़ वगैरह ही लगे थे। किसने मारे थे? इसने मारे थे या उन्होंने मारे? उसने मारे थे। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जब आपकी सुलह होती है तो उसमें कोई गांव के लोग थे मोतबर? नहीं, कोई नहीं, आपस में ही सुलह कर ली? आपस में। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कितने दिन हो गए थे उस वाक़े को जब ये मशीन गिरती है? तकरीबन 3-4 महीने हो गए थे। 3-4 महीने हो गए थे उस तू मैमा को? ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर वो चक्कर लगाते रहे हैं ज़मीन पे? वो क्या उस वक्त जब वो आते थे तो उस वक्त भी इनकी कोई आपस में तू मैमा होती थी कोई, या वैसे उनके अंदर ग्रज था या वैसे बुरा समझते थे? तो जी दूर दूर रहते से थे, तू मैं नहीं। तो एक दूसरे को आंखें भी दिखाते हो? हाँ जी, आंखें में दिखाता है। ठीक है, तो वो ग्रज तो था उनके अंदर? और जी पेट च ना अंदर जी रंजश वो नंदे आए गए भी नंद नाल सा हिसाब किताब लाना है। जब मतलब आपका ठेका फाइनल होगा उस वक्त? हाँ जी, उस वक्त तो जी मुड़ भी आमदा रहा है, ये कतल करके ना मुड़ भी जी साढ़े अखी के सामने आमदा रहा। उनके कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई हिसाब नहीं। असी जिमीदारां नूं भी आख्या भी ते इन्हां नूं तुसीं आखो भी साड़ी अखी के सामने ना आए कर, वो तामी जी सामने ही आमदा रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं ये क्या था, वाक़या क्या था कि जब ये गए उस वो तो तू मैं हुए 3-4 महीने गुजर चुके थे, तो उसके बाद ये आता है थ्रेशर पे आप काम कर रहे हैं, तो वो क्या चीज़ थी, वो क्या हुआ उसमें? वो जब लावां दा टाइम आया ना जी सर जी, उन्हें क्या ये भाईया तो वो मामू सी भी तुसी ना थल्ले होवे तुहाडे उत्ते नहीं डिगेगी। उन्हें इस तरह कीता, नहीं, क्यों उसने नीचे भेजा, क्यों? उससे क्या होता है? टायर कड्ढन ले जी, टायर निकालने के लिए? टायर निकालने ले। उसकी क्या रीज़न होती है? वैसे ही मतलब उसको सेट करने के लिए? ठीक है। अच्छा, फिर? हाँ जी, उन्हें ना वो एक साइड तो चुकी ने इन्होंने कहा इन्हें भी तुसी ना थल्ले जाके चुक कड्डो टायर ते ये थोड़े उत्ते नहीं डिगेगी। थ्रैशर ने उन्हें एक साइड तो चुकी है जी, चौक के थ्रैशर उत्ते ने उल्टी हो गई है, दोनों थल्ले ही आ गए। आप ट्रैक्टर छड़ के तो उत्ते नस गए। उस तो बाद 6-7 बंदे सी उत्थे आए जी मौके ते, माड़ी जी चाही है चाह के इन्होंने थल्ले कड्ढिया, कढ़ के ते हस्पताल लै गए। वो मामू तो राह विच फौत हो गए, तांदलियां वाले DHQ हस्पताल है इतने फौत हो गए। इन्होंने क्या इन्हें भी खतरा है तो फैसलाबाद लैके जाओ अलाइड हस्पताल विच, उत्थे पहुँचदे तक पिछे रिपोर्टां कराइयां जी, तो उस तो बाद उन्हें डॉक्टर ने आख्या भी नहीं 10 दिन उत्थे रहे। उस तो बाद लाहौर जरनल भी गए, डॉक्टर हस्पताल उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, निश्तर, 2-3 बार चिन्योट हस्पताल, पाकिस्तान का कोई कोना नहीं छड़िया जी, तो उन्हें आख्या भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये वाक़या हुआ उस वक्त आप भी वहीं पे मौजूद? हाँ जी, हम असी जी मौजूद से। तो वो जो मशीन उस ऊपर गिरी थी, इन दोनों के ऊपर गिरी थी, उस वक्त ये कैसे लेटे हुए थे? सीधे थे उस वक्त या? उस वेल जे अं जोड़ के ते बैठे आने कि बंदा टायर कटदा पाया, दूसरा किल्ली निकालदा पाया, इतने चाखने च वो मशीन उस उत्ते सुट के ते आप दौड़ गया जी। अच्छा, इसके बाद मुझे ये बताएं कि आप वहीं पे मौजूद थे, तो वहाँ पे खींचने के लिए कितने बंदे वहाँ पे आए 4 आदमी से। जिन्होंने मशीन में से? हाँ जी, खंचा, हाँ 4 आदमी से। और उसके बाद हालत क्या थी? कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी? खून निकल रहा था? खून नहीं निकला से, खून जी थल्ले पेट दे अंदर ही जगह बंदा रहे। और जो आपके मामू हैं जिनका आप बता रहे हैं कि वो वहीं पे फौत हो, भाई, हाँ जी।
तो वो क्या मतलब उनको कहीं दबाव आ गया, उनकी सांस नहीं आ रही थी, क्या था? ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਸਾਹ ਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੋ ਗਰਦਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ उम्र क्या थी? ਉਮਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਆ 50-55 साल। हाँ, तो वो तो पहले ही मतलब बूढ़े थे तो वो नीचे आ गए। हाँ जी हाँ। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि जब हॉस्पिटल लेके गए आप, तो वहाँ पे चेकअप करने के बाद पता चला कि ये डेड हो चुके हैं या रास्ते में ही हो गए? नहीं जी रास्ते में ही हो गए। और वहाँ पे जाके उन्होंने तस्दीक की कि, तस्दीक की हाँ जी। और फिर इनको आप वहाँ पे लेके गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्हें आख्या जी सीधा फैसलाबाद ले जाओ। हाँ जी। और उसके बाद फैसलाबाद लेके गए तो फिर क्या हुआ? उत्थे जी उन्हें डॉक्टर दाखिल कर लिया, दाखिल करके 10 दिन उन्हें रखा। उन्हें आख्या भी तुसी लै जाओ पिछा वापस पिंड च गया आ किसले दी कोई उंगली हल जाए पैर दी उस वे तुसी साडे नाल राबता करे। उस तो बाद जी असीं ना पूरा पाकिस्तान फिरिया, कड़े वड्डे वड्डे हस्पताल, सानू जी कोई सिला नहीं किदों मिलिया। मैं तैनूं असां लोकां नूं बड़ा आख्या भी ना तुसी तामन करो साडे नाल रल के चलो भी पैसे चलो पैसों की काई नहीं असीं किदों मंग पैन ली सां या जो करसां, पर सानू जी कोई मुफाद नहीं किदों लत्था। उस ठेके का क्या हुआ जो आपने लिया हुआ था, और उसके पैसों का क्या बना, और वो सारी ज़मीन और वो जो थ्रेशर और वो सारा? 2-3 किले सी ते ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। कितने किले ज़मीन थी? ਉਹ 3 किले सी। और 3 किले आप सब लोग ये थे या इसके अलावा भी कोई ठेके पे ज़मीन ले रहे? ये 3 किले सी। सिर्फ 3 किले ज़मीन ठेके पे ली थी? 3 किले हाँ जी। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे आपने ये इनकी बात पूरी सुनी है, और ये ज़िमनियों में जिस तरह के मेरे सामने इस वक्त मौजूद है 12 नंबर ज़िमनी है, और इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। नाजरीन, इस ज़िमनी में उन्होंने वाज़े तौर पे जब किसी भी इंसिडेंट को देखा जाता है, किसी वाक़े को, वकूए को देखा जाता है, तो फिर ये तय किया जाता है कि इस पे जुर्म कौन सा लगना चाहिए, इस पे दफ़ा कौन सी लगनी चाहिए ताज़ीरात पाकिस्तान की, जिसको हम पाकिस्तान पीनल कोड बोलते हैं, जिसमें तमाम जराइम जो हैं वो हम फ़ौजदारी मुकदमात के हवाले से लेके चलते हैं। और फिर तय ये किया जाता है देखने के बाद कि प्रोसिक्यूटर जो है वो इस पे कौन सी दफ़ा सजेस्ट करते हैं और पुलिस क्या करती है, ये मामलात बाद में देखे जाते हैं कि इस पे कौन सी लगाई जानी चाहिए। इसमें वो लिखते हैं कि जी जुर्म को 302 के तहत तफ्तीश में जारी रखने की हिदायत की गई कि आप 302 ही इसमें दफ़ा लगवाएं, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा पेचीदा इस तरह से था कि जो मशीन है वो इरादतन, उसमें इंटेंशन जो 2 चीज़ें देखी जाती हैं, जिसमें मंजरिया और एक्टसरिया होता है कि आपने क्या, आपकी सोच थी इस बंदे को मारने की या नहीं थी, और उसके बाद उस इंसिडेंट के हो जाने के बाद फिर उसका एक्शन देखा जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को मिल के फिर जो जुर्म है उसको डिस्क्राइब किया जाता है कि ये जुर्म कौन सा बनता है, इसमें दफ़ा कौन सी लगाई जाएगी। मशीन गिराई गई, इनका ये मानना था कि इरादतन गिराई गई थी। उसकी वजह ये थी कि 2-3 माह पहले इनके दरमियान में तू मैं हुई थी, और उसके बाद इनके दरमियान ग्रज था, एक दूसरे को आंखें भी दिखाते थे, दूर दूर रहते थे, और ये भी इन्होंने शायद सोच रखा था कि जब ठेका ख़त्म होगा तो उस वक्त भी इनके दरमियान हिसाब किताब होगा। तो इनका ये मानना है कि वो मशीन जो है वो इरादतन उसने सोच के जानबूझ के इसके मामू को, और ये जो शख्स मेरे साथ इस वक्त भाई जो इनको भेजा ख़ुद मशीन के नीचे और कहा जी कि आप टायर निकालें, और एक को किल्ली निकालने के लिए कह दिया, और उसके बाद उठाया, और जब ये दोनों नीचे गए तो उन्होंने उसके ऊपर मशीन गिरा दी, जिससे जो इनके जो भाई हैं बड़े, वो तो रास्ते में ही, मामू जो हैं वो रास्ते में झांबाक हो गए, और ये शख्स जो है इसकी रीढ़ की हड्डी ज़ाया हो गई। अब ये एक अरसा दराज से इसी तरह चारपाई पे पड़ा है, ना ये कहीं आ जा सकता है, ना ये चल सकता है, ना फिर सकता है, ये इसकी सूरत हाल है, यानी कि एक मुकम्मल तौर पे मफलूज ज़िंदगी है। उसको देखते हुए, सारी सूरत हाल को देखते हुए इसमें 302 के तहत तफ्तीश करने का हुक्म दिया गया, और उसका मतलब ये होता है कि 302 में तो सीधी सीधी फांसी है, और ये कत्ल अमद के ज़ुमरे में आता है। लेकिन उसके बाद होता ये है कि ये 302 की दफ़ा गायब हो जाती है। वो कैसे गायब होती है, तफ्तीशी कौन था जिसने पहले तफ्तीश की, बाद में कौन सा तफ्तीशी आ गया, ये इनसे पूछ लेते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो पहले तफ्तीशी था वो कौन था? राणा शौकत साहब जी, सब इंस्पेक्टर।
उसने किस तरह से तफ्तीश की, मतलब ठीक थी उसकी तफ्तीश, ज़िमनियाँ ठीक लिखता रहा, उसने जो माजी में लड़ाई हुई थी उसका जिक्र किया, उसकी बुनियाद पे आगे जो कुछ भी हो उसने ठीक तरीके से लिखा था? हाँ जी, उसने 4 माह तफ्तीश की थी जी। ये जो डीडीपी, प्रोसिक्यूटर, एसपी सदर, एसपी इन्वेस्टिगेशन जी फैसलाबाद 4 माह तफ्तीश की थी उस जी। ये तो पिंड विच भी की है, उन्हें सारे कि अपने तौर पे भी करता रहा? अपने तौर पर भी करता रहा। तो उन्हें यही कहा भी 302 के तहत ना तफ्तीश जारी रखी जाए। उन्हें दुआ उस तो बाद मामला अदालत विच गया, जज साहब ने भी ना जमानत खारिज कर दी 302 के तहत इतों तांदलियां वाले तो। उस तो बाद हाई कोर्ट गए, उतों भी 302 के तहत ही तफ्तीश दूसरा जमानत खारिज होगी। ठीक है, दोनों जगह से जमानत खारिज हो गई? खारिज होगी। एक ही था जो मौके पर था, उसी पर। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दोनों हाई कोर्ट से भी उनकी ज़मानत खारिज हुई, यहाँ से भी खारिज हुई, जो बाद गिरफ्तारी थी उनकी। कितना अरसा वो बंदा जेल में था जब उन्होंने हाई कोर्ट में अप्लाई किया? नहीं, वो बुरी जमानत बाहर आ जी उस टाइम। ठीक है, उस वक्त वो बुरी ज़मानत पे बाहर था। बुरी जमानत भी तो खारिज हो गई हाई कोर्ट जी। ये राणा शौकत साहब की तफ्तीश तो फद के ले आए थे, वो तबादला हो गया, वो तो चले गए। उस तो बाद ना दूसरे तफ्तीशी को, यानी कि इतने ना तफ्तीश मुकम्मल हो गई थी। मुकम्मल हो चुकी थी तफ्तीश, मुकम्मल हो गई थी, ज़रूरत नहीं थी अब मजीद? ज़रूरत नहीं थी। तो दूसरा तफ्तीशी जो आया उसका क्या नाम था? मार बशीर अहमद, SHO मार बशीर अहमद नावल, थाना सिटी तांदलियां वाला। उस तो बाद उनके कोल तफ्तीश आई जी, तो उन्हें जी सानू सद्या, उत्ते भी तुसीं सुलह कर लो। उत्ते असां क्या भी 2 दिन सोचने का टाइम दो, उत्ते 751 करके बंद कर दी। नहीं, मुझे ये बताएं कि उसने 751 कैसे लगा दी? 751 पता नहीं, ये तो नहीं पता जी। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था दोबारा? कोई नहीं, तो फिर उसने क्यों? बस पैसे ले ले, उस तो उन्होंने नाल रल गया जी। नहीं, उसने ये आपको क्यों कहा, मतलब कि सुलह कर लें? उसके बाद कोई नई लड़ाई हुई थी जिसके बाद उसने कहा जी सुलह कर लें वरना मैं? नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई, सिर्फ उदों पैसे लैके सारी उन्होंने साइड ले हो गया जी। पैसे लैके सारा कुछ जी करता रहा। उस तो बाद सानू आके भी तुसें सुलह ना की तो मैं थोड़नू ना उड़ा के ना रख देना। उस तो बाद 751 करके असीं जमानत करा के बाहर आ गए। उस तो बाद ना बंदा ਉਹ ਜੀ 751 ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 751 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਤੋ ਇਸੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ। ये तफ्तीशी ने ये बात कही है कि जी मैं हूँ हाई कोर्ट वो नहीं? ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੀ ਰਾਣੇ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਵਾਲਾ ਹਟੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀ ਚੈਂਬਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਟਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਈ। ਆਖੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਆਖੇ ਲੱਖ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾਣ ਚੱਕਾ ਤੇ ਉਸ ਜੀ ਉਸ 302 ਹਜ਼ਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ 22 लगा दी? 322 ਲਗਾ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਗਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। 322 में भी खारिज हुई? ਹਾਂ 322 ਵੀ ਉੱਥੇ 2 ਦਫਾ ਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। और उसके बाद फिर अब क्या सूरत है? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, तो आपके पास वकील करने के लिए पैसे हैं सुप्रीम कोर्ट का? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਠੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਖਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ, ਮੇਰਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो पुलिस है ये अब तफ्तीशी का तो आपने बता दिया कि 302 उसने कर दी है हज़फ, और उसके बाद 322 उसने लगा दी है, और 322 में क्या मुकदमा चलेगा?
तो उस सूरत 322 में वो मुमकिन नहीं है कि वो फांसी की सज़ा दे। तो क्या आगे आपने क्या सोचा है आपके, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जी हुण गए तो मुड़ हुण साडे कोल तो जी शाहबाई काई नहीं मुड़ हुण कोई असा पैसा जी उधार लैके तो मुड़ असा जी जमानत जी उत्थों भी खारिज असा मुड़ करानी ही करानी। उधार ला भी है जो मंगी है पीनी है मुड़ा सा सारा आपदा हिसाब तो मुड़ा सा भी लाना है बविंदा तो साथ साडा जी कतल होया तो दूसरा नौजवान थोड़े सामने। नाजरीन, ये आपने इनकी पूरी बात सुनी है और 302 दफ़ा को हज़फ करने के बाद 322 लगा दी गई है और 322 कत्ल अमद की नहीं है। अब ये भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। ये चारपाई पे हैं एक अरसे से। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। राना शौकत साहब, अब्दुल मन्नान बात कर रहा हूँ सिटी 41 से। सर क्या हाल है, ठीक हैं? अच्छा सर, आपने ये जो 393 रेबे में जो मुकदमा हुआ था जिसकी आपने तफ्तीश की थी, थ्रेशर के नीचे 2 बंदे आ गए थे, याद है? हाँ, तो क्या आपकी तफ्तीश तो बिल्कुल बड़ी दुरुस्त थी और बड़ी सही डायरेक्शन में थी। 302 के लिए हिदायत की गई थी कि इसी में तफ्तीश की जाए, तो आपके नज़दीक ये 302 ही बनती थी उस वक्त? जी बिल्कुल, मैंने इसकी ना जी लीज लगाई कि लीज जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का प्रोसिक्यूटर अफसर होता है ना जी बिल्कुल, प्रोसिक्यूटर को जो डील करता है, जी जी। मैंने उसे तहरीरी तौर पर एप्लीकेशन लिख कर अच्छा, एसपी और एसपी साहब से फॉरवर्ड करवा के उनसे तहरीरी तौर पर राय ली थी कि इसमें कौन सा जुर्म बनना चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने मुझे राय लिख कर दी थी कि आप इसको 302 में ही चलान करेंगे नाल इस आदमी को। ठीक है। अच्छा, जब आपने, मुझे ये बताइएगा, जब आपने तफ्तीश कर रहे थे, जब आपका तबादला हुआ है, उस वक्त इस केस की तफ्तीश मुकम्मल कर ली थी आपने? जी बिल्कुल, तफ्तीश उसके वक्त मुकम्मल हो गई थी और उसी दिन ही इस मुलजिम को मैंने हाई कोर्ट से उसकी जमानत जो पूरी थी वो खारिज की थी हाई कोर्ट के जज साहबान ने। वो आपकी तफ्तीश की बुनियाद पे ही हुई होगी ना? जी जी, मैंने कहा वो आपकी तफ्तीश की बुनियाद पे इनकी जमानत खारिज हुई ना? जी 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 बिल्कुल, मेरी तफ्तीश की बुनियाद इस पे खारिज हुई थी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरा तबादला हो गया था, तो फिर मिसल दे दी थी मैंने बशीर इंस्पेक्टर साहब थे SHO सिटी में उनको। ठीक है। तो उन्होंने बाद में फिर इसमें जुर्म जो ना बदल कर दिया। ठीक है, 302 हज़फ करके 322 लगा दी उन्होंने। जी, उसमें 302। तो वो जो आपने प्रोसिक्यूटर से जो तहरीरी हिदायत ली थी उसका स्टेटस क्या रहा फिर? वो तो मतलब कागज़ का टुकड़ा ही रह गया फिर? ये तो फिर वो जो बाद में आए थे तफ्तीशी, तो फिर उनका जवाब भी था कि वो क्या करते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे तो वो मतलब फाइल का हिस्सा था। वो जो कागज का टुकड़ा बना था वो फाइल का हिस्सा था, उसकी बकायदा ज़मीनी वगैरह तहरीर की गई थी। ठीक है। तो आप ज़ाती तौर पे, मतलब आपका तजर्बा, आप एक अरसा से काम कर रहे हैं, आपके नज़दीक इसकी 302 के तहत ही तफ्तीश होनी चाहिए थी? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। जी थैंक यू। ओके नाजरीन, ये इनके पहले तफ्तीशी हैं जिनके साथ हमने बात की है और इनका आपने मौक़िफ़ सुना है, लाउड स्पीकर पे हमने लगाया था। इन्होंने कहा जी कि मेरा तबादला हो गया और उसके बाद मैंने प्रोसिक्यूटर से बाकायदा तौर पे राय ली और उनसे जानने की कोशिश की कि इस पर कौन सी दफ़ा लगनी चाहिए, तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि 302 लगनी चाहिए। अब उसके बाद उन्होंने केस को ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र करने के बाद होता क्या है जी कि वो 302 हज़फ होती है और 322 जो है वो लग जाती है। राना शौकत साहब ये भी बता रहे हैं कि मैंने इसकी तफ्तीश मुकम्मल कर दी थी और इसका मतलब ये है कि चालान काटा जाना था और चालान के बाद वो चालान जाना था अदालत में और उसके बाद केस जो है वो शुरू हो जाना था, उसका ट्रायल। तो इन्होंने जो नए साहिब आए हैं, जो बशीर नौल साहब हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस तफ्तीश को रोक लिया। रोकने के बाद उसमें जो अमेंडमेंट की और वो जो सफ़ात जो हैं, जो जिनमें ये जो जिस कागज़ के टुकड़े का जिक्र हो रहा है कि प्रोसिक्यूटर जो है उसने सजेस्ट किया था, वो अभी भी इस तफ्तीश का हिस्सा, पुलिस फाइल का हिस्सा है। तो उस बुनियाद पे कुछ नहीं देखा गया। वो सारी चीज़ें जो कानूनी सतह पे अपनी एक अहमियत रखती थी उनको साइड पे लगा के 322 लगा दी गई और उसके बाद इनको फोर्स किया गया
कि आप सुलह कर लीजिए, और फिर वो जो 751 है वो भी लगा दी गई, इनको अंदर भी किया गया, उसमें भी इन्होंने ज़मानतें करवाईं। ये सारी सूरत हाल थी जिसमें साफ नज़र आता है कि नाइंसाफ़ी हुई, और उस नाइंसाफ़ी के नतीजे में आज ये शख्स चारपाई पे बढ़ा है तकरीबन 2 साल से, और जो इनका एक शख्स जो मकतूल है उसको भी इंसाफ नहीं मिल सका, और ये लोग अभी तक धक्के खा रहे हैं। हम इस भाई से भी बात करते हैं और इससे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये वाक़या क्या हुआ था, और ये किस तरह से आप समझते हैं कि इंसाफ हो पा रहा है या नहीं। नाज़रीन, इनसे हम बात करते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त तो ये इस वाक़े का हिस्सा थे और ये मज़रूब हैं, और आमतौर पे आपको ये भी बताते चलें कि जब 302 के मुकदमात में अगर कोई ऐसा गवाह मौजूद हो जो ख़ुद भी मज़रूब हो उस वाक़े में, तो उसकी बहुत अहमियत होती है। और अब आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या वाक़या क्या हुआ था उस वक्त। आप उस वक्त विटनेस थे, देख रहे थे सब कुछ, जानबूझ के उसने वो मशीन गिराई थी या क्या बना था? जानबूझ के साढ़े तो सट्टी हंस तो आपकी भी उस वक्त कोई तू मैं हुई थी जब पहले लड़ाई हुई? मामू के साथ हुई थी जी। आपके साथ नहीं हुई? नहीं, मेरे साथ नहीं। और उस वक्त जब आप काम करने के लिए गए थे तो रेगुलर आप पहले भी जाते थे उस जगह पे काम करने के? हाँ जी, जाते थे। ठीक है। और जब आपके ऊपर मशीन गिरी है तो उस वक्त कोई चीखो पुकार हुई? उस वक्त वही आ गई, आवाज़ निकली थी आपकी? कुतौड़ी गनी निकली है जी। और उसके बाद क्या आपको पता चला कि मतलब बेहोश हो गए थे या कुछ होश में थे उस वक्त आप? नहीं, उस वक्त बेहोश हो गए थे जी। वज़न की वजह? हाँ जी। और उसके बाद जब आपको लेके गए हैं ये हॉस्पिटल वगैरह, तो आपको पता चला कि जी मेरी तो रीढ़ की हड्डी में मसला आ गया है। कहाँ पे आपको, यहाँ पे पता चला था या फैसलाबाद जा? फैसलाबाद जाकर पता चला, जदर ऐसी हो जी। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि रीढ़ की हड्डी की किस जगह पे आपको मोरा खिसका है या क्या हुआ है? सेंटर में है, ऊपर है, नीचे? संटा तूते जी, रामनगर का भी मसला है जी, तो मोरे का भी मसला है जी। रामनगर डॉक्टर साहब आंदा रामनगर कटिया गया जी। हाँ जी। तो अब कितना अरसा हो गया आपको चारपाई पे ऐसे ही लेते? तकरीबन 2 साल के नज़दीक ही है जी। 2 साल से आप चारपाई पे? जी। तो कैसे गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा जी कोई नहीं, 4 पाई पे कैसे गुजारा हो सकता। तो अब क्या आप चाहते हैं, डिमांड क्या आपकी, बताएं ज़रा। क्या अल्लाह हुकाम आपको देख रहे हैं तो क्या होना चाहिए? मतलब मुलजिमान को पकड़े गए हैं, 322 लग गई है, अब मज़ीद क्या होना चाहिए? सलाह दी जाए तो इलाज हो। आपका इलाज होना चाहिए। और पाकिस्तान में आपने जगह जगह ये बता रहे हैं आपके कि चेक करवाया है, पता करवाया है, तो उसमें वो कहते हैं कि जी नहीं कोई इसका सोल्यूशन निकल सकता। तो कोई सोल्यूशन भी किसी ने बताया? कोई बाहर से बताया है जी कि आउट ऑफ कंट्री जाना? हाँ जी, बाहर। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये इनकी हालत है, और यहाँ पे मैं तो एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि चूँकि आपने इनकी सूरत हाल देखी है और किस तरह से ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि इसकी पैरवी तो एक तरफ रह जाती है, लेकिन इस शख्स की ज़िंदगी जो है वो इस वक्त मफलूज होके रह चुकी है, और पाकिस्तान में इसका इलाज जो है वो नहीं बताया जा रहा कि होगा कुछ या नहीं होगा। तो ये उम्र कितनी है आप? 20 साल होने, तकरीबन 20-19 साल जी। तो ये इनकी जवान है अभी, और इनकी तो अभी बड़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, आम तौर पे हम इस प्रोग्राम में ये नहीं कहते, लेकिन अगर कोई मुखय्यर हजरात हैं या जो समझते हैं कि इस शख्स का इलाज होना चाहिए, तो वो हम स्क्रीन पे नंबर चला रहे हैं। आप इस स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है इस पे आप रब्ता करें, और हमारे प्रोग्राम का हवाला दे के आप इनसे रब्ता कर लें, और रब्ता करने के बाद अगर कोई इनकी कोई मदद करना चाहता है किसी भी हवाले से वो भी करे, और इस भाई का अगर इलाज कोई करवाना चाहता है तो वो भी करवा दे, और ये सदका जारिया भी है। और आप देखें कि एक जवान शख्स है जो इस वक्त चारपाई पे पड़ा है, और ये तो केस लड़ने की भी सकत नहीं रखते, तो किस तरह से ये इसका इलाज करवाएंगे? इलाज मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान में, और अगर पाकिस्तान में इसका इलाज मुमकिन नहीं है तो सवाल बहुत बड़ा है कि आप मुल्क से बाहर कैसे लेके जाएंगे। यहाँ तो मुल्क के अंदर इलाज करना मुमकिन नहीं है, और अगर मुमकिन होता भी तो वो डेफ़िनेटली वो बहुत महंगा होता, बहुत एक्सपेंसिव होता, जो ये लोग ना करवा सकते। अब यहाँ पे ये जो कह रहे हैं कि हम तो आटे से भी बैठे हुए हैं, ऐसी सूरत हाल में इसका इलाज कहाँ से हो जाना है? और वो जो केस है जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी ज़मानत के लिए जाने वाले हैं,
उसका क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकला की तो फ़ीसें बहुत ज़्यादा होती हैं और आप यहाँ पे अगर सब कुछ बेचना भी शुरू करें तो भी शायद पैसे पूरे नहीं होंगे किसी एक वकील की फ़ीस के लिए। तो ये अब देखना ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं हमारे पास, तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पे चलाई हैं, वो भी आप देखिए और फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारी पंजाब पुलिस में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सही तरीके से तफ्तीश भी करते हैं और साथ ही दूसरी तरफ एक और मखलूक भी मौजूद है जिसको खुदा का खौफ ही नहीं है और जो ये दावा करते हैं कि जी हाई कोर्ट वो नहीं, हाई कोर्ट तो हम हैं। और यहाँ पे उन्होंने इनकी 302 की जो दफ़ा है उसको भी हज़फ किया, 322 लगा दी और उसके बाद ये जो शख्स है, ये जो चारपाई पे पड़ा हुआ है, ये उस बंदे को नज़र नहीं आया, वो जो मर गया वो भी नज़र नहीं आया। ऐसे लोगों के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि काली भेड़ें हैं जो इस वक्त पंजाब पुलिस में मौजूद हैं। जब तक वो नहीं निकलती इंसाफ नहीं मिल सकता और ये बात तो अटल है कि अगर आप किसी कौम में इंसाफ नहीं दे पाते तो इसका मतलब है कि पूरे का पूरा निज़ाम ही करप्ट है और ये जो पूरा सिस्टम करप्ट है, इसकी बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है ये सरकार को सोचना है, इस शख्स की ज़िंदगी के बारे में सोचना है। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे। और इसके अलावा अब आने वाले वक्त में देखेंगे कि इनके जो मुलजिमान हैं उनको सज़ा मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। ये लोग यहीं यूं ही यहाँ पे मरते सड़ते रहेंगे और ये तफ्तीश जो एक अरसा दराज से चल रही है इसका क्या बनेगा ये भी अभी किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ये मुलजिमान सज़ा पाते हैं या नहीं।